अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 12.8 एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। लास्ट टॉपिक में आपको याद होगा कि हमने एक पॉजिटिवली चार्ज शीट जो कि यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड थी उसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आई थी। यहाँ पर हमने गाज़ीज़ लॉ को यूज़ किया था और सिलेंडर की फॉर्म में एक हमने गाशियन सरफेस को यूज़ किया था। आज हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और एक के ऊपर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हमारा टास्क ये है कि हमने इन प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में रिपीट होता है। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करने से पहले मैं आपको आज एक ट्रिक के ज़रिए से इसको बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सपोज ये हमारे पास वो दो प्लेट्स हैं जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। एक के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो हमें कहा जाता है कि इन प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इन तीन पॉइंट्स पर, ए, बी और सी पॉइंट पर। तो बारी बारी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों पॉइंट्स पर क्या आती है। तो सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लेट 1 का और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लेट 2 का। तो अब पहले पॉइंट ए की हम बात करते हैं। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से उसकी डायरेक्शन, क्योंकि अवे मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। जबकि इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से जो इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स दैट नेगेटिव प्लेट होगी और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये दोनों फील्ड्स ऑपोजिट होंगी और मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लेट 1 की वजह से होगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट 2 की वजह से, और उसकी वैल्यू आपके पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर सोचते हैं कि इससे दूर यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस प्लेट की वजह से उसका मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर आप देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इस इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं थी करती। तो अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो प्लेट की डायमेंशन की निस्बत बहुत कम हो, जिस पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो उस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती। यही वजह कि हमने यहाँ पर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेट्स या शीट की बात की थी। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इन दोनों प्लेट्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट ए के ऊपर वो आपके पास 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी पर अगर इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की बात करें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टुवर्ड्स दैट प्लेट होगी और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट सी पर उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो दोबारा ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी वो भी आपके पास 0 के इक्वल होगी। तो ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल थी और ऑपोजिट थी और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है जो इन दो प्लेट्स या शीट्स के दरमियान है, पॉइंट बी। तो इस पॉइंट बी पर इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सम अप करके ऐड करके आएगी, जो कि आपके पास आएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही वो रिजल्ट है जो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो
ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, उसकी वैल्यू आपके पास आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आगे जाके आपके पास जब आप कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला टॉपिक करेंगे वहां पर भी ये वैल्यू, ये रिलेशन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस्तेमाल होगा। पॉइंट ए और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसल आउट होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट थी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। लास्ट टॉपिक में हमने गॉसियन सरफेस जो यूज़ की वो एक सिलेंडर की फॉर्म में थी। आज हम जो गॉसियन सरफेस यूज़ करेंगे वो एक क्यूबाइड की फॉर्म में होगी या एक हॉलो बॉक्स की फॉर्म में। यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अक्सर टीचर्स भी समझने में मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या कि ये जो डायग्राम बुक में बनी है इसमें ये जो आपको गॉसियन सरफेस नज़र आ रही है ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। हालांकि ये एक रेक्टेंगल नहीं, ये बल्कि आपके पास एक इस तरीके से हॉलो बॉक्स है जिसको क्यूबाइड भी बोला जाता है। इस बॉक्स का ये जो फ्रंट फेस है इसका यहाँ से आपको क्रॉस सेक्शन ये आपको नज़र आ रहा होता है, जिसको मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो रेड एंड ब्लैक डॉटेड लाइन है, ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का भी ये फ्रंट क्रॉस सेक्शन आपको एरिया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे और टीचर समझते हैं कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पर हमने एक क्यूबाइड या हॉलो बॉक्स के फॉर्म में लेनी है। बाकी डिटेल्स इसको आप देखते हैं हम इस टॉपिक के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि दो हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। हमारा टास्क ये है कि हमने इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकली हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, कंसीडर टू पैरेलल एंड ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस d। मतलब ये कि हमने ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया, और ये जो प्लेट्स हैं ये दोनों इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड हैं और दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखें, द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड ऑन इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स। मतलब ये कि जो हमारे पास चार्ज है, जैसे ही हम इन प्लेट्स को एक दूसरे के नजदीक लेके आए, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज प्लेट्स के इनर सरफेसेस की तरफ मूव कर जाएंगे, जबकि ये जो इसकी अपर सरफेस है या दरमियाना इसका हिस्सा है ये चार्ज फ्री हो जाएगा। सारे का सारा चार्ज जो होगा वो इनर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पर भी और नेगेटिव प्लेट पर भी। पॉइंट नंबर 3, द लाइंस start from inner surface of plate positive plate and end at the inner surface of negative plate। मतलब ये कि हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव प्लेट की इनर साइड से और खत्म होगी नेगेटिव प्लेट की भी इनर साइड से। पॉइंट नंबर 4, these charges are uniformly distributed on the inner surface of the plate each having a surface charge density। जी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक सिंगल चार्ज नहीं है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। हमारे पास इस टॉपिक में एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक शीट, इनफाइनाइट शीट की फॉर्म में है। तो और उसकी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिग्मा के जरिए। दैट इज द चार्ज स्प्रेड ओवर एरिया। पॉइंट नंबर 5, नाउ इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स with its top inside the upper metal plate and its bottom in the space between the two plates। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर बताया गया कि किस तरीके से आपने गाउस लॉ को यूज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ होलो बॉक्स, और इस होलो बॉक्स को हम क्या करेंगे इन दो प्लेट्स के दरमियान में लेंगे। और ये आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है ये जो डॉटेड लाइन है जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, बेसिकली ये आपके पास जो होलो बॉक्स है उसका फ्रंट फेस आपको नजर आ रहा है जिसको यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस तरह से। और एक और पॉइंट कि ये जो पॉइंट जो आपने जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है वो इस होलो बॉक्स के अंदर लाजमी आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इसकी जो साइड्स हैं, साइड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके पास बॉटम, ये टॉप, ये राइट एंड ये लेफ्ट, हम क्या करेंगे इन तमाम साइड्स पर बारी बारी फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
एट द टॉप फेस। जो हमारे पास टॉप फेस अगर आप देखें तो जो कि ऊपर अपर पॉजिटिव मेटल प्लेट के अंदर आ रहा है, इसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही क्योंकि चार्ज सारे का सारा मूव करके इनर सरफेस पर आ गया था, लेकिन जो गाशियन सरफेस है वो इस प्लेट के दरमियान में आ रही है, तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फ्लक्स जो कि बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर एरिया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस केस में वो जीरो होगी, जिसकी वजह से फ्लक्स टॉप सरफेस से जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी राइट फेस। अब जो राइट फेस है गाशियन सरफेस का और जो लेफ्ट फेस है, अगर आप दोनों फेसेस को देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के साथ पैरेलल मूव कर रही है, और वेक्टर एरिया इस साइड पर भी और इस साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 के एंगल पर है। यहाँ भी 90 के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, और यहाँ पर भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 90 के एंगल पर है। तो राइट फेस में भी आपके पास cos 90 होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो आपके पास होगा, और लेफ्ट फेस में भी आपके पास cos 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से आपके पास फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब फाइनली हमारे पास जो बॉटम सरफेस है, यहाँ पर अब हमें नजर आ रहा है कि इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और इधर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने की वजह से आपके पास जो cos होगा वो 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द फ्लक्स फ्रॉम द बॉटम सरफेस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो अगर हम बात करें अब टोटल फ्लक्स की थ्रू गाशियन सरफेस, तो हमारे पास 4 पोर्शंस थे, एक टॉप, एक राइट, एक लेफ्ट और एक आखिरी बॉटम। तो 3 में जो इनमें से वो जीरो है, और सिर्फ एक के अंदर फ्लक्स होगा जो कि बॉटम में से, दैट इज EA। इसको आप कहते हैं कि ये इक्वेशन A है आपके पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गाउस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। गाउस लॉ जो कि बताता है कि फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द गाशियन सरफेस। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज की जगह हम पुट करेंगे डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। अब इस इक्वेशन A को और इस इक्वेशन B को दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिपेंड कर रही होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन 2 प्लेट्स, जो कि डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, और जो मीडियम उनके दरमियान दिया गया हुआ है। अगर हम एयर के अलावा कोई और मीडियम रख देंगे, कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे, उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हमें इस रिलेशन से भी पता चल रहा है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जब हम एयर को कंसीडर करेंगे बिटवीन 2 प्लेट्स। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बताएं तो हमारे पास एक R यूनिट वेक्टर होता है जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये आज का टॉपिक था जी।